नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 31 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपने बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 11 जून 1990 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दिन के 2:51 और जन्म का स्थान है बिहार। प्रश्नों की बात की जाए तो कहती हैं कि विवाह के लिए करीब 4 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। इनके विवाह के लिए वर की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। कहती हैं कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा, कौन से उपाय करें कि विवाह शीघ्र हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए। पति को लेकर के, ससुराल को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। चलिए इनके सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 7 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो धनु राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी कि तुला लग्न एवं धनु राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि संतुलित बिहेवियर होता है ऐसे लोगों का और अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। आमतौर पर किसी का दिल नहीं दुखाते हैं ऐसे लोग, और जीवन में बैलेंस बना करके चलना ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। वहीं धनुराशि वालों के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोग सत्य वचन बोलने वाले होते हैं, सत्य कर्म करने वाले होते हैं। लग्न का मान यहाँ पर 6 डिग्री माना जाएगा। लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत नहीं माना जाएगा, बहुत बली नहीं माना जाएगा। लग्ने शुक्र जाकर की कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं 20 डिग्री के साथ। यहाँ पर वृद्ध अवस्था में शुक्र 7वें भाव में जाकर के विराजमान है। एक एक करके हम ग्रहों को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के 3रे भाव में 29 डिग्री के साथ मृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा करियर के स्वामी होकर के 3रे में बैठे हुए, यानी करियर में ये मेहनत काफी ज्यादा करवाएंगे। यदि जातिका करियर के प्रति जाती है तो इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत हद तक गज केसरी योग भी बन जाएगा। तो ये धन के लिए, मान सम्मान के लिए बढ़िया माना जाता है। और सबसे अच्छी बात जो होती है कि चंद्रमा के ऊपर यदि गुरु का प्रभाव हो तो जातक का जो मन होता है ना, वो शुद्ध होता है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। शनि राहु के ऊपर बात कर लेते हैं। 4थे भाव में शनि राहु की युति हो रही है। देखिए आमतौर पर हम शनि राहु की युति को शापित दोष मानते हैं। यहाँ पर डिग्री वाइज डिफरेंस भी है और शनि यहाँ पर स्वग्रही भी माना जाएगा, लेकिन हाँ, राहु ने बहुत हद तक दोष तो यहाँ पर जरूर लगा दिया। 4था भाव हमारे सुखों का होता है, हमारे घर का होता है, हमारी माता का होता है, वाहन का होता है, मकान का होता है। यहाँ पर ये जो शनि राहु बैठे हुए हैं चिंता दर्शा रहे हैं। प्रॉपर्टी वगैरह में कोई नुकसान नहीं है। शनि यहाँ पर बैठे हुए, राहु बैठे हुए, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारे सुख आपको जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, टेंशन, चिंता, फिक्र परिवार में ये नजर आ रही है। ये नजर साफ साफ आ रहा है यहाँ पर देख करके। इसके अलावा आप अपने घर के वास्तु का भी जरूर ध्यान रखिए। हो सकता है आपकी घर का वास्तु थोड़ा पीड़ित हो, क्योंकि 4था भाव घर का होता है। यहाँ पर यदि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है तो कई बार ये भी देखा जाता है कि घर का जो वास्तु है वो बहुत सही नहीं रहता है। तो घर में साफ सफाई रखिए और पूजा पाठ करवाते रहिए, उससे लाभ मिलेगा। शनि इस कुंडली में जो है योग कारक ग्रह माने जाएंगे। सुखेश एवं पंचमेश होकर के वो 4थे भाव में सश्व नामक महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए। जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित सुखों के लिए शनि की स्थिति बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर शनि वक्री है, राहु के साथ बैठा हुआ है। और जहां तक मेरी दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव के ऊपर नहीं है। तो 2 पापी ग्रह एक भाव में बैठे हुए हैं, तो ये रिश्तों को गड़बड़ कर सकता है। यानी माता जी का ध्यान रखिए, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर परिवार में कलह की स्थिति से बचिए, टेंशन से बचिए। यहां पर बैठ करके शनि अपनी 3री दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर देंगे। अगर कहीं से लोन वगैरह लेती हैं तो उसको चुकाने में समय लगेगा। शनि मदद जरूर करेंगे क्योंकि योग कारक है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे शनिदेव। शनि की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी। ये करियर के लिए बढ़िया है
और शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो कई बार बनते हुए कार्यों को शनि विलंबित करेंगे, क्योंकि शनि का ये नेचर है। पंचमेश है शनि और राहु के साथ बैठे हुए हैं, शिक्षा में भी थोड़े व्यवधान ये दे सकते हैं। राहु की ही बात कर लेते हैं। राहु 14 डिग्री के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ है। जितने भी भौतिक सुख है ना, उसमें राहु बिल्कुल कमी नहीं करेगा, यानी कि मकान, वाहन, इन प्रॉपर्टी, इन सब में कोई कमी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मन से आपको पीड़ित करेगा। परिवार में परेशानी, जैसा मैंने कहा, टेंशन का माहौल। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा, 8वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर भी ये सूर्य को प्रभावित करेगा। तो आपके आत्मविश्वास के ऊपर इसका प्रभाव है। जीवन में थोड़े सडन अप्स एंड डाउन्स राहु देने वाला होगा, क्योंकि राहु अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, सडननेस को दर्शाता है, यानी अचानक हुई घटनाओं को दर्शाता है। और अष्टम भाव भी उन्हीं चीज़ों का होता है। तो राहु की यदि दशा चलती है तो जीवन में अचानक से कई सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। जैसा आपने कहा कि विवाह बनते बनते रह जाती है, यानी कि आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी और अचानक से बिना किसी कारण के विवाह की बात बीच में टूट जाती है। यहीं से राहु की दृष्टि दशम भाव, करियर में भी ये आपको प्रभावित करेंगे। करियर में भी ये राहु केतु आपको ब्रेक देने वाले होंगे, यानी ब्रेक मतलब काम चल रहा है उसमें ब्रेक, यानी परेशानी। राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी। तो राहु की दशा में घर से दूर जाना, देखिए विदेश का मतलब यही नहीं होता है कि हमेशा व्यक्ति फॉरेन ही चला जाए। अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहती हैं, जा सकती हैं, और बहुत हद तक संभव है कि चौथे भाव में बैठा हुआ राहु जन्म स्थान से आपको दूर लेकर के जाए। और टेंशन भी ये राहु देगा। 12वें को देखेगा तो भी ये राहु थोड़ा टेंशन देने वाला होगा। मंगल की बात कर लेते हैं। 14 डिग्री के साथ मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को समझा जाए तो सप्तमेश एवं धनेश है मंगल, यानी कि विवाह और धन भाव की स्वामी है मंगल। जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। युवावस्था के मित्र की राशि में जरूर है, तात्कालिक मैत्री में भी है, लेकिन सप्तमेश का जाकर के 6ठे भाव में बैठना इसको बहुत अच्छा हम नहीं मानेंगे विवाह के लिए। विवाह में विलंब जैसा ये दे रहा है, थोड़ी परेशानी, तो यहाँ पर ये मंगल देने वाला होगा। मित्र की राशि में बैठा है तो ये बहुत खराब हम इसको नहीं कहेंगे। यहाँ पर मंगल बैठ करके कुंडली के भाग्य को देखेंगे, कुंडली के 12वें भाव को और लगन को देखेंगे। लगन को जब मंगल देखेगा आपको टेंशन देने वाला होगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। 12वें को देख करके धन का व्यय करवाएगा। और चौथे दृष्टि से कुंडली के जो 9वें भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को, तो भाग्य में भी ये अवरोध उत्पन्न करेगा या मेहनत ज्यादा करवाएगा, तब भाग्य का सहयोग दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि कारक नहीं है इस कुंडली में मंगल, और 6ठे में बैठ गए तो संघर्ष को बढ़ा देंगे। ये कंपटीशन में सफलता वगैरह के लिए मंगल का 6ठे भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। धन का ध्यान रखिए, जो संचित धन है, जिस धन को आप सेव करती हैं, उसका हमेशा ध्यान रखिए। पंचम भाव देखा जाए तो पाप कर्तरी में आ रहा है। ध्यान से देखिए, एक तरफ शनि राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, बीच में पंचम भाव है। पंचम भाव प्रेम का होता है, शिक्षा का होता है और संतान का होता है। वहां पर पाप कर्तरी लग रहा है, यानी कि उसमें उन सुखों में बाधाएं आएंगी। ये मत समझिएगा पाप कर्तरी का मतलब कि संतान नहीं होगी, संतान से परेशानी होगी, नहीं, बाधाएं आएंगी। वो बाधाएं विलंब के रूप में भी हो सकती हैं, और विलंब तो हो चुका है, तो वो बाधाओं को दर्शाता है। पाप कर्तरी ये नहीं कहता कि वो चीज नहीं मिलेगी, उन चीजों को मिलने में बाधाएं आएंगी आपको। शुक्र की बात कर ले। शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होकर के जाकर के सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए। देखिए, लग्नेश का जाकर के सप्तम भाव में बैठना ये बढ़िया माना जाता है विवाह के लिए, निश्चित रूप से किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र अष्टमेश भी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र अष्टमेश नहीं है, अष्टमेश भी है शुक्र यहाँ पर, और विवाह भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। लग्नेश शुक्र का यहाँ पर बैठना पति के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए बढ़िया है, यानी सामंजस्य बिठाने के लिए बढ़िया है। लेकिन अष्टमेश शुक्र का यहाँ पर बैठना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। याद करिए, मैंने कहा था आपको अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है। जब राहु पे हम थे तो मैंने कहा था आपको। तो यहाँ पर अष्टमेश शुक्र बनते हैं 7th में आके बैठे हुए। पति के हेल्थ का और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे सरल है, कुंडली मिलान अच्छे से कीजिए, वहां पर पता लग जाता है। वृद्ध अवस्था में शुक्र यहाँ पर बैठे हुए, ये विवाह के लिए बढ़िया है, पति की पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है। लगन को देखेंगे ये शुक्र, तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी ये बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। सूर्य एवं बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो बुध आदित्य योग यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन डिग्री वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में।
तो बुध आदित्य योग बहुत ज़्यादा फलित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर समझा जाए, बुध की हम बात कर लें तो भाग्येश और द्वादशेश होकर के बुध जाकर के अष्टम में बैठा हुआ है। भाग्य हर वक्त आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। कारण है कि भाग्य से 12 घर पीछे जाकर के नुकसान, जब भी किसी भाव का स्वामी उससे 12वें में जाके बैठ जाए, इसका मतलब होता है कि वो उस भाव की हानि कर रहा है। तो यहाँ पर बुध भाग्य की हानि कर रहे हैं, तो भाग्य में भी उतार चढ़ाव ये बुध आपको देने वाले होंगे। यहाँ पर 5 डिग्री के साथ बुध बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में ये बुध है। धन भाव को देखेंगे, ये धन के लिए बढ़िया है, ज्ञान के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बुध बना रहे हैं, तो ज्ञान के लिए, धन के लिए ये सब स्थिति बढ़िया है। सूर्य की बात कर लें तो 26 डिग्री के साथ सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये सूर्य बाल अवस्था में माने जाएंगे। इस कुंडली में सूर्य लाभेश है, और लाभेश सूर्य जाकर के 8th में बैठा हुआ है, यानी कि इनकम में भी अनस्टेबिलिटी ये दर्शा रहा है। और यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये सूर्य आपको लाभ दे देंगे। सूर्य की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, धन के मामलों के लिए सूर्य का धन भाव को देखना ये भी बढ़िया है। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 21 डिग्री के साथ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं होते हैं, उनको मार्केश का दोष लगता है। तृतीयेश एवं षष्ठेश होकर के गुरु भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर गुरु भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ तो देंगे, लेकिन अथक परिश्रम के बाद। परिश्रम तो आपको लगेगी, संघर्ष तो आपको लगेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 21 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं वृद्ध अवस्था में। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको ज्ञान देने वाली होगी। पर्सनालिटी के लिए ये बढ़िया है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी थी, गुरु की दृष्टि भी लगन के ऊपर है, ये बढ़िया है। हाँ, शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो अशुभ जरूर है। पंचम भाव के ऊपर भी जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये भी ज्ञान और संतान दोनों के लिए बढ़िया है। और तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके यात्राओं के लिए अच्छा है, अगर छोटा कोई भाई या बहन है उसके लिए बढ़िया है। और यहाँ पर चंद्रमा और गुरु के बीच में जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये गज के श्री योग, ये मान सम्मान और धन के लिए बढ़िया माना जाता है। केतु की बात कर लेते हैं। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं 14 डिग्री के साथ। यहाँ पर केतु दसम भाव में बैठ करके करियर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। करियर में ये बदलाव और उतार चढ़ाव देने वाले होंगे। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। राहु की महादशा चल रही है इस वक्त आपको, जो कि 25 अप्रैल 2030 तक रहने वाली है। और राहु की दशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 25 अक्टूबर 2022 तक आपको रहने वाली है। तो राहु की दशा की वजह से जीवन में जो आपको बाधाएं आ रही हैं, कुछ हद तक यहीं से वो क्लियर हो जा रहा है। क्योंकि राहु चौथे में बैठा हुआ है शनि के साथ, तो ये काफी हद तक एक दोष तो बना ही देता है। और चौथा भाव आपकी सुख का होता है, तो ये सुखों में थोड़ी परेशानी भी देंगे या टेंशन तो जरूर दे देंगे। ये बुध की अंतर्दशा है, बुध अष्टम में बैठे हुए हैं भाग्येश होकर के। भाग्य इस दौरान धीरे से साथ दे, स्लोली आपका सहयोग करे, लेकिन करेगा जरूर, यानी कि भाग्य संबंधित लाभ के लिए ये समय बढ़िया है। सीधे प्रश्न को लेते हैं। मुख्य प्रश्न आपके विवाह को लेकर के ही आपने पूछा है। विवाह के लिए पिछले 4 वर्षों से प्रयास हो रहा है, पर बात नहीं बन पा रही है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अरेंज मैरिज करना है। देखिए, ये जो दशा है पिछले करीब 3-3.5 वर्षों से आपको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पा रहा था। फिर जो बुध की अंतर्दशा आई है, ये दशा आपके विवाह के लिए बढ़िया है। हो सकता है उसमें गोचर का आगे पीछे कुछ संबंध बना हो, इस वजह से बात ना बनी हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि विवाह होने की संभावना कब से कब तक है। मुख्य तौर पर बात यह है कि विवाह के योग अब आ चुके हैं। इसके बाद आपने पूछा, एक लड़के के परिवार से 1 वर्ष से बात हो रही है, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो चौथा भाव है ना, अभी राहु एक्टिवेटेड है आपका, राहु एक्टिवेटेड है आपका। अब मरकरी भी 8th में बैठा हुआ है, बुध अष्टम में। इस वजह से कोई कहीं ना कहीं एक अचानक से परेशानी का योग बन जाता है। शनि राहु श्रापित दोष भी बनाते हैं, भले ही बहुत प्रबल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये आपकी सुखों के लिए बहुत अच्छा हम इसको नहीं कह सकते हैं। और दशा सबसे मेजर है, मैं बार बार बोलता हूँ, रिजल्ट हमेशा दशा के अनुसार मिलता है, तो दशा बहुत फेवर नहीं कर रही थी इस चीज को। विवाह किस उम्र में होगा? देखिए, योग चल रहा है, अप्रैल 2022 तक विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं कुछ उपाय दे दूंगा, उन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त दशा, अंतर्दशा और गोचर, ये तीनों ही चीजें आपको सपोर्ट कर रही है।
तो अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अब वो समय आ चुका है जहाँ पर कुछ बाधाएं आ रही है, उसके लिए आपको उपाय दे दिए जाएंगे। इसके बाद आपने उपाय को ही लेकर के पूछा है कि क्या उपाय करें कि विवाह शीघ्र हो जाए अच्छे परिवार में। देखिए, विवाह कहाँ होगा नहीं होगा ये तो कहीं ना कहीं परमात्मा की ही देन है, या आपके कर्मों का है, लेकिन विवाह हो जाएगा शीघ्र अतिशीघ्र, इसकी संभावना बन पड़ती है। पति कैसे होंगे जानना चाहती हैं आप। देखिए, पति की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, नवमांश कुंडली से भी देखा जाए तो किसी पापी ग्रह का प्रभाव सप्तम के ऊपर नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि मंगल जरूर नवमांश में सप्तम को देख रहा है, वो एक छोटा सा मेलेफिक बनता है, लेकिन फिर भी पति आपके अच्छे होंगे, पर्सनालिटी वाइज और स्वभाव वाइज मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष भी आपका बढ़िया नजर आ रहा है, उसमें भी कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है, ये भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसा मैंने बताया, मंगल वहां पर सप्तम भाव को देख रहा है नवमांश में, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये जो शुक्र है ये अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं, तो कुंडली मिलान कर लीजिएगा, सामने वाले की कुंडली में भी देख लीजिएगा कि योग किस प्रकार के, अगर उनकी कुंडली में ठीक ठाक योग भी होंगे तो विवाह आपका बहुत अच्छे से चलेगा। अब वहां बहुत परेशानी होगी तो फिर आप समझ सकती हैं कि फिर तो परेशानी देखने को मिलेगी। तो कुंडली मिलान कर लीजिएगा, और गुण मिलान से ज्यादा फोकस ये कीजिएगा कि सामने वाले का नेचर कैसा है और उसका विवाह कैसा है। ठीक है, क्या लड़का इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा? बहुत हद तक ये संभावना बन जाती है आपकी कुंडली में कि जो लड़का है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हो, इंजीनियरिंग भी टेक्निकल क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ कार्य माना जाता है। तो हाँ, ये बहुत हद तक संभव है कि लड़का इंजीनियर हो या किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। नवमांश को देख लेते हैं एक बार। नवमांश 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है आपकी, धनु लगन की बन जाती है, चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं, उसको गुरु देख रहा है, ये बहुत बढ़िया है। वहां पर जो सप्तमेश बुध है वो तीसरे में जाके बैठे हुए हैं। विवाह के बाद भाग्य थोड़ा ज्यादा सहयोग करे इसकी भी संभावना दिख पड़ती है। तो विवाह ओवरऑल आपका अच्छा नजर आ रहा है, और वहां पर ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। शनि आपका वर्गोत्तम है, यानी इसी राशि में बैठा हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकती हैं कि विवाह में विलंब तो जरूर हो रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन खराब नजर नहीं आ रहा, वैवाहिक जीवन खराब नजर नहीं आ रहा। और जो विलंब हो रहा है इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे रहा हूं। सीधे उपाय को देख लेते हैं। ओपल नाम का एक रत्न आता है, सफेद ओपल आपको धारण करना है, आसानी से मिल जाएगा। सफेद ओपल धारण करना है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता है। 7.25 रत्ती का सफेद ओपल, चाहे तो 7.25 से 9.25 रत्ती तक का भी आप ले सकती हैं। चांदी की अंगूठी में जरवा करके राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर में इसको आप धारण कर लीजिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को, शनिवार का विधि विधान से व्रत करेंगे, यानी शनिवार के दिन व्रत करना है आपको। आप व्रत की तरह करना है इसको, मतलब सिर्फ फास्टिंग नहीं या सिर्फ नमक का त्याग नहीं, इसको पूर्ण रूप से व्रत की तरह करना है। आप पता कर लीजिए कि कैसे किया जाता है, उसकी किताब ले आइए आप शनि व्रत का, और आपको व्रत करना है पूरे विधि विधान से। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा और विवाह में आ रही विलंब दूर हो जाएगी। और एक और उपाय है, आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र का 1-1 माला जाप करिए। इतने ही उपाय करिए आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका विवाह जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र अगले 8-10 महीनों में हो जाएगा। लेकिन इन उपायों को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर दीजिए ताकि आपको लाभ देखने को मिले। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपको ये व्रत प्रारंभ करना है। आप उसमें और भी ज्यादा पढ़ लीजिएगा उस किताब में, जैसे शनि व्रत कथा की किताब वगैरह आती होगी, या इंटरनेट से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आपको उसका व्रत करना है पूरे विधि विधान से। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 31 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है कि आपको हमारा यह जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।